राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है ये, हिस्ट्री। इस अगर फोटो में हम देखें, ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई है, जिसमें कि ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, बीच में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, और इसमें पर क्राइस्ट सेंट्स दिखाए हुए हैं, क्राइस्ट दिखाए हुए हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। और नीचे जो है वो काफ़ी लोग हैं जो सीधी लाइन में, काफ़ी लंबी सी लाइन है पीछे तक, उसमें खड़े हैं। और इसके अलावा इनके पास अलग अलग देश के जो है वो फ्लैग्स हैं। और ये एक तरह से जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसको अपनी रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं। In 1848, Frederic Souriau, a French artist, prepared a series of 4 prints. तो उन्होंने 4 prints बनाए थे, जो फ्रेंच आर्टिस्ट है, visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic. तो जो उसका ड्रीम था कि डेमोक्रेटिक हो और सोशल हो, सोशल रिपब्लिक्स हो। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जहाँ पर लोगों की सरकार हो, लोग चुनाव के थ्रू अपने प्रतिनिधि को चुनते हों। और सोशल का मतलब है जहाँ पर सब लोग बराबर हों, इक्वल है, इक्वलिटी हो। ऐसी कॉल्ड देम। द फर्स्ट प्रिंट फिगर 1 ऑफ द सीरीज शोज पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लास, मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन। तो एक बहुत लंबी सी लाइन बनाई है जिसमें कि यूरोप के लोग हैं, अमेरिका के भी हैं, आदमी हैं और औरतें हैं, ऑफ ऑल एजेस, तो सारे एजेस के लोग हैं इसमें। मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो लिबर्टी जो स्टैचू है, जैसे ही वहाँ से वो पास करते हैं तो अपनी रिस्पेक्ट दिखाते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर। तो उस समय जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय की बात है, लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के रूप में दिखाया गया है। हेयर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट शी बियर्स इन वन हैंड एंड चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन अदर। तो एक हाथ में तो टॉर्च है जो कि नॉलेज का प्रतीक है, और दूसरे में एक चार्टर है जिसमें राइट्स ऑफ मैन लिखे गए हैं कि इंसान के क्या क्या अधिकार हैं। On earth, in the foreground of the image lie a shattered remains of symbol of absolutist institution। और उसके पीछे जो दिखाया गया इमेज के पीछे कि शैटर्ड मतलब बिखरे हुए सिंबल एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मोनार्की था, वहाँ पर राजा होते थे, तो वो शैटर्ड रूप में दिखाया गया है। इन सोरियस यूटोपियन विजन, जो सोरियस की यूटोपियन विजन थी, जो उसकी सोच थी, पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन। तो लोगों को, जो दुनिया के लोग हैं, उनको अलग अलग ग्रुप किया गया है कि वो अलग अलग देश के हैं, आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। और उनको हम पहचान सकते हैं उनके जो कॉस्ट्यूम है, नेशनल कॉस्ट्यूम है, उनके देश का जो भी पहनावा है, और उनके फ्लैग्स के, क्योंकि हर नेशन का अलग अलग फ्लैग होगा। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर यूनाइटेड स्टेट। और सबसे आगे जो खड़े हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स है और स्विट्ज़रलैंड है, विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। और ये दो स्टेट्स थे जो तब तक नेशन बन चुके थे, स्विट्ज़रलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स। इसके बाद फ्रांस के बारे में लिखा है, फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय रिवोल्यूशनरी ट्राइकलर। तो फ्रांस का जो है रिवोल्यूशनरी ट्राइकलर है, हैज़ जस्ट रीच द स्टैचू, और वो स्टैचू के सामने पहुंचा हुआ है। शी इज़ फॉलोड बाय पीपल ऑफ जर्मनी, और उसके पीछे, फ्रांस के पीछे जो है वो जर्मनी के लोग हैं, वेयरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। के पास जो ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग है। इंटरेस्टिंगली एट दैट टाइम व्हेन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज, जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन। जब सोरियो ने ये इमेज बनाई है, जब ये फ़ोटो बनाई थी उसने, तो उस समय जर्मनी ऐसे नेशन नहीं एग्जिस्ट करता था।
The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation state under democratic constitution. तो ये उस समय का एक एक्सप्रेशन है कि जो अलग अलग स्टेट थे जर्मन के, वो यूनिफाई होंगे, एक नेशन बनेगा और वो डेमोक्रेटिक होगा, स्टेट अंडर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, और जर्मनी के बाद जो है ऑस्ट्रिया के लोग हैं। किंगडम ऑफ टू सिसलीज, उसके बाद फिर जो किंगडम ऑफ टू सिसलीज है, फिर लोम्बार्डी है, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, ये सब नेशन थे वहाँ पर यूरोप में। तो ये सारे लोग हैं एक के पीछे एक। फ्रॉम द हेवेंस अबव क्राइस्ट सेंट एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन, और ऊपर से उनको देख रहे हैं कौन? क्राइस्ट देख रहे हैं, सेंट्स देख रहे हैं, एंजल्स देख रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, और इनको उन्होंने यूज़ किया है, आर्टिस्ट ने जो यूज़ किया है सेंट्स को, क्राइस्ट को, एंजल्स को, ये दर्शाने के लिए कि दुनिया में भाईचारा हो, फ्रेटर्निटी होगी। चैप्टर विल डील, और दिस चैप्टर विल डील विद मैनी इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सोरू। तो जो सोरू, ये जो आर्टिस्ट है, उसकी जो सोच थी बारे में काफ़ी सारा लिखा हुआ चैप्टर। ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of the Europe. तो 19th century में क्या हुआ था? नेशनलिज्म की भावना आई, और जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी सारा पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप में बदलाव आया। The end result of these changes was emergence of nation state in place of multinational dynastic empires in Europe. तो यूरोप में उससे पहले क्या थे? मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर थे, बहुत सारे राजा थे, छोटे छोटे उनके इलाके थे जहाँ पर वो राजा हुआ करते थे, लेकिन नेशन नहीं था। इसके बाद नेशन का बात आई। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विच, द कॉन्सेप्ट जो है कि एक मॉडर्न स्टेट हो जिसमें एक सेंट्रलाइज्ड पावर हो, सेंट्रल पावर हो, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, और जो भी उसकी टेरिटरी है नेशन की, उसके ऊपर उसका पूरा अधिकार हो या उसकी पूरी पावर चलती हो। हैड बीन डेवलपिंग ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट तो वहाँ डेवलप हो रहा था, बट ए नेशन स्टेट वाज वन इन विच मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history of descent or descent. तो नेशन स्टेट के बारे में लिखा हुआ है was one, कि एक ऐसा जिसमें ज़्यादातर सिटीजन्स जो हैं और साथ में जो रूलर हैं वहाँ के, वो लोग एक साथ आए, जिनकी एक कोई कॉमन आइडेंटिटी हो, जिनका पुराना इतिहास सेम रहा हो, या जिनके पूर्वज सेम रहे हों, पूर्वज एक से रहे हों। This commonness did not exist from time immemorial. It was forced through struggles. तो ये सब चीज़ें कैसे हुई है? अचानक कुछ नहीं हुआ, इसके लिए काफ़ी सारा स्ट्रगल करना पड़ा वहाँ के लीडर्स को और लोगों को। This chapter will look at diverse process through which nation state and nationalism came into being. तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि नेशन स्टेट किस तरह से बने यूरोप में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। द फर्स्ट, तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में है, एंड द आइडिया ऑफ नेशन। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन तो नेशनलिज्म का, वो कहाँ से आया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, जो कि 1789 में हुआ था। तो इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, MCQ बन सकता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? तो 1789। और दूसरा, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये फ्रांस से आया। फ्रांस, एस यू नो वुड रिमेंबर, वाज ए फुल फ्लैश्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। तो फ्रांस एक स्टेट था 1789 में, जिसका रूलर कोई था, जिसका राजा था कोई, एब्सोल्यूट मोनार्क बोला गया उसको। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन led to transfer of sovereignty from monarchy to a body of French citizen। तो जब रिवॉल्यूशन हुआ तो
मोनार्की जो थी, राजा से जो है पावर कहाँ चलेगी, फ्रेंच के सिटीजन्स के पास में, इलेक्टेड लोगों के पास में। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल हु वुड हैंस फोर्स, तो रिवॉल्यूशन में क्या बोला गया, प्रोक्लेम की अब से जो वहाँ के लोग हैं वो अपना जो डेस्टिनी है, अपना फ्यूचर है, खुद तय करेंगे। वुड हैंस फोर्स कॉन्स्टिट्यूट द नेशन, तो वहाँ के जो लोग हैं वही एक देश बनाएंगे और अपना जो फ्यूचर है, अपना भाग्य है, वो खुद डिसाइड करेंगे। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट वुड क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच पीपल। तो जो फ्रांस में रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लेके आए, वो प्रैक्टिस, कुछ कई सारी प्रैक्टिसेस थी जिसकी वजह से लोगों में एक आइडेंटिटी आए, लोगों में सेंस ऑफ एक आइडेंटिटी आए कि लोगों को लगे कि हम एक ही देश के हैं, फ्रांस के लोगों को। द आइडिया ऑफ ला पैट्री, ये एक फ्रेंच वर्ड है, तो आइडिया ला पैट्री मतलब कि हो गया द फादरलैंड का कॉन्सेप्ट। जैसे हमारे यहाँ मदरलैंड होता है, तो वहाँ एक आइडिया ये है फादरलैंड का। एंड ली सिटोयन, सिटोयन जो है ये भी वर्ड फ्रेंच है, इसका मतलब है सिटीजन। इम्फेसाइज द नोशन, तो ये किस चीज़ को इम्फेसाइज किया है, द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स, एक यूनाइटेड, काफ़ी सारे लोग यूनाइटेड हों, यूनाइटेड कम्युनिटी हो उनकी, और जिनके पास, सबके पास बराबर अधिकार हों कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के अंतर्गत। ए फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, तो फ्रांस का जो फ्लैग था ट्राई कलर मतलब 3 कलर का, वो नया रिप्लेस किया गया। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन, तो स्टेट जनरल था उसको इलेक्ट किया गया, चुनाव हुआ, मतलब उसका बॉडी ऑफ जो कि सिटीजन्स थे उन्होंने, और इसको नाम दे दिया गया नेशनल असेंबली, स्टेट जनरल को नाम दे दिया गया नेशनल असेंबली। न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, तो नए नए हिम्स, जैसे कि हमारे यहाँ वंदे मातरम में, इस तरह से ये बनाए गए, ओथ टेकन, और जो शहीद लोग थे उनको रिस्पेक्ट दी गई, कमेमोरेटेड। ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, ये एक देश के नाम पर। ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है उसको लाया गया जो कि सबके लिए बराबर कानून बना सके, जो भी वहाँ पर रहते हों विद इन द टेरिटरी। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर एबोलिश्ड, जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में कस्टम देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, उसको हटा दिया गया। और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर वॉज अडॉप्टेड, जो यूनिफॉर्म सिस्टम है वेट्स का, तोलने का, नापने का, वो अडॉप्ट किया गया, क्योंकि उससे पहले छोटी छोटे एरियाज के राजा होते थे और हर जगह वेट्स और मेजर अलग होता था, जिसकी वजह से बिजनेस करने में बहुत दिक्कत होती थी। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, तो जो रीजनल डायलेक्ट्स, अलग अलग भाषा थी, उसको ज़्यादा पसंद नहीं किया गया, और जो फ्रेंच थी उसी को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, और ये जो फ्रेंच है वही एक कॉमन लैंग्वेज बन गई पूरे देश की। द रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट पीपल ऑफ यूरोप, और जो रिवॉल्यूशनरी थे उन्होंने कहा कि ये फ्रांस के लोगों का कर्तव्य है कि वो बाकी जो यूरोप के लोग हैं उनको भी आज़ाद करवाएं फ्रॉम डिस्पोटिज्म, इन अदर वर्ड्स टू हेल्प द पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन, मतलब कि जो दूसरे देश हैं यूरोप के, उनको नेशन बनने में मदद करे फ्रांस। व्हेन द न्यूज़ ऑफ इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज़ इन यूरोप, जब ये यहाँ की न्यूज़ है वो अलग अलग शहरों में पहुँची, फ्रांस की जो न्यूज़ है, स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया था, यहाँ राजा हटाया गया था, स्टूडेंट एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगेन सेटिंग अप जैकोबियन क्लब्स, तो स्टूडेंट्स थे और भी मेंबर्स थे जो कि एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, वो लोग जैकोबियन क्लब्स बनाने लग गए अपने अपनी जगहों पर।
Their activities and campaigns prepared the way for the French armies which moved into Holland. और उसके बाद क्योंकि ये फ्रेंच जैकोबियंस क्लब्स बने हुए थे, इसकी वजह से फ्रेंच आर्मीज जब वहाँ पर गई हॉलैंड में, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि ये अलग अलग नेशन है, एंड मच ऑफ इटली इन 1790, तो इसमें उनको फ़ायदा रहा क्योंकि यहाँ पर उनके सपोर्टर पहले से थे. विद द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी वॉर्स, फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड. तो जैसे ही रिवॉल्यूशन और जगह फैला तो फ्रांस की जो आर्मी थी वो इस आइडिया को, नेशनलिज्म की आइडिया को, कि देश बनाना जो है उसके आइडिया को वो आगे ले गए. अगर हम मैप देखें तो इसमें ये यहाँ पर रशियन एम्पायर है, यहाँ पर है स्वीडन, इधर ऊपर लिखा हुआ नॉर्वे, इधर ये पूरा ये स्कॉटलैंड, ब्रिटेन, वेल्स, इंग्लैंड यहाँ पर है, ये नीदरलैंड्स है, फ्रांस यहाँ पर है नीचे, ये फ्रांस, स्पेन इसके नीचे है, और स्विट्ज़रलैंड है, ये ऑस्ट्रिया, हंगरी, और ये है बावरिया, और ये है पोलैंड. इसके अलावा सर्बिया, ये है बल्गेरिया, इसके नीचे आएंगे तो ग्रीस है, और यहाँ पर है ऑटोमन एम्पायर. इसके आगे हम देखते हैं तो विथ इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल. अब ये नेपोलियन के बारे में लिखा है कि जितना भी एरिया नेपोलियन जब पावर में आया तो उसके जितना भी उसके कंट्रोल में एरिया आया, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी रिफॉर्म्स. तो उसने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं, रिफॉर्म्स लेके आया, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस, जो कि पहले से ही फ्रांस में इंट्रोड्यूस कर चुके थे. टू ए रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी. अब मोनार्की में वापस आ गया था फ्रांस, जिसकी वजह से फ्रांस में जो डेमोक्रेसी थी वो तो बर्बाद हो गया, बट इसके लिए रिवॉल्यूशन हुआ था, डेमोक्रेसी के लिए रिवॉल्यूशन वहाँ पर हुआ था. बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट. लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें उसने बहुत काम किए थे, बहुत अच्छे काम किए थे, जिसकी वजह से कि जो सिस्टम है काफ़ी एफिशिएंट बन गया. इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट. द सिविल कोड ऑफ 1804, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल कोड है 1804, इसकी डेट भी पूछी जा सकती है, और इसको किट्स कोड से जाना जाता था, यूजुअली नोन एज नेपोलियन कोड. तो इसमें से एक ये क्वेश्चन बन जाता है कि सिविल कोड कब बना, 1804 में बना, और इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, नेपोलियन कोड से. डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि उसमें क्या क्या हुआ था. एक तो पहली चीज़ है कि डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जितने भी लोग थे जैसे कलर्जी और नोबिलिटी, उनको बर्थ से ही कई सारे अधिकार मिल जाते थे, प्रिविलेजेस मिलते थे, वो इसने हटा दिया. इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी, और क्या किया है, इस्टेब्लिश इक्वलिटी, लॉ के सामने, कानून के सामने सब बराबर होंगे, ऐसा बनाया, और सबको राइट टू प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी खरीदने का सबको हक होगा. दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू रेजीम्स रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, और यही बात जो है फ्रांस के कंट्रोल में जितने भी एरियाज थे वहाँ ले जाया गया, तो वहाँ पर भी ये लागू करा गया. इन द डच रिपब्लिक इन स्विट्ज़रलैंड, अब ये जहाँ जहाँ फ्रांस की आर्मी गई, जहाँ जहाँ उन्होंने कब्जा किया होगा, जैसे डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन उसने सिंप्लीफाई कर दिया नेपोलियन ने. अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, जो फ्यूडल सिस्टम होता था पहले कि एक बहुत बड़ा जमींदार होता था, उसी के अंडर में सारे किसान उसी के यहाँ काम करते थे, और वो आर्मी भी मेंटेन करता था, उसको अबॉलिश कर दिया इसने. एंड फ्रीड पेजेंट्स फ्रॉम द सर्फडन एंड मैनोरियल ड्यू, और जो पेजेंट्स थे, जो किसान थे, उनको यहाँ से फ्री कर दिया. सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज, जो भी उनकी उधारी थी उससे ख़त्म कर दिया, और सर्फडम जो उसके अंडर में काम करते थे, एक किसी बड़े लैंड ओनर के नीचे काम करते थे, ये भी उसने ख़त्म करवा दिया. इन द टाउन्स टू, अब टाउन्स में क्या किया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड,
तो गिल्ड की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, टैक्स से रिलेटेड है ये, तो उसको हटा दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा बढ़ाया उसने, इसका मतलब उसने रूट्स बनाई। फिर है पेजेंट्स, आर्टिजन्स, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन इंजॉयड ए न्यू फाउंड फ्रीडम, इन लोगों को एक नया फ्रीडम सा मिल गया। बिजनेसमैन एंड स्मॉल scale producer of goods in particular began to realize that uniform law, standard weight and measure है and a common national currency would facilitate movement and exchange of goods and capital from one region to another। तो जो बिजनेसमैन थे, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे, उनको ये था कि जो नई नई चीज़ें आई हैं, जैसे कि वेट्स और मेजर हर जगह सेम हो जाएगा, कॉमन करेंसी होगी, टैक्स हटा दिए जाएंगे, तो जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करना, बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। हाउएवर इन द एरियाज कॉन्कर्ड द रिएक्शन ऑफ लोकल पॉपुलेशन टू द फ्रेंच रूल वाज मिक्स्ड, लेकिन जहाँ जहाँ इन्होंने कब्जा किया फ्रांस ने, वहाँ पर जो लोगों का रिएक्शन था वो किस तरह का था, मिक्स था। शुरुआत में इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज लाइक ब्रुसेल्स, मियान्स, मिलान एंड वॉर्शो, फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम। तो शुरुआत में तो यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड है, हॉलैंड है, वार्शा, मिलेंस, मेंस, इन जगहों पर इनको वेलकम किया गया, इनका स्वागत किया गया एज हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, और इनको माना गया कि ये लिबर्टी दिलाने वाले हैं, सबको फ्रीडम दिलाने वाले हैं। बट द इनिशियल एंथुजिज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी एज इट बिकेम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विथ पॉलिटिकल फ्रीडम। लेकिन बाद में जो ये शुरुआती उनको खुशी थी वो चेंज हो गया उनके मन में, क्योंकि पॉलिटिकल फ्रीडम और जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए थे उसमें कोई मिलान नहीं था। पॉलिटिकल फ्रीडम उनका, इसका मतलब इतना ज़्यादा नहीं मिला उनको। इंक्रीज टैक्सेशन, जो टैक्स थे वो बढ़ा दिए गए। सेंसरशिप ले आए गए, जो नेपोलियन था या फ्रांस की आर्मी थी वो सेंसरशिप ले आई। पोस्ट कॉन्स्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज में जबरदस्ती भर्ती करने लगे लोगों को, कॉन्कर, क्योंकि उनको रेस्ट ऑफ द यूरोप को, जो पूरे यूरोप को था, कॉन्कर करना था, इसलिए टैक्स बढ़ा दिया और लोगों को जबरदस्ती आर्मी में ज्वाइन करना पड़ता था। ऑल सीम टू ओवरवे द एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से ये चीज़ उन लोगों को अच्छी लगी, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस तो अच्छे हुए थे, लेकिन जो पॉलिटिकली इनको ये चीज़ दिक्कत आई, ये इनको पसंद नहीं आई कि जबरदस्ती आर्मी में जाना या सेंसरशिप होना या टैक्स बढ़ा दिया उन्होंने, फ्रांस के आर्मी ने। इसका जो सेकंड पार्ट है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, वो हम आगे करेंगे।